बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के 6 लेक्चर में आपको वेलकम कहता हूं। इससे कबल 5 लेक्चर्स हम ले चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के, जिसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख चुके हैं एल्गोरिथम्स की, और एसिम्प्टोटिक नोटेशंस देख चुके हैं। और उसके बाद हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ शुरू की, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम अरे, स्टैक, क्यू, सर्कुलर क्यू को डिटेल से देख चुके हैं। अब इस सिलसिले की आखिरी कड़ी लिंक लिस्ट को, यानी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की लास्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है इस कैटेगरी की लिंक लिस्ट, उसको इस लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। लिंक लिस्ट क्या है, इसको समझने के लिए सहरा के कारवां, जो कैमल का कारवां है, उसे ज़रा देखिए एक बार। अब देखें कि कारवां जो है उसकी जो एक तरतीब है, जो नज़्म ज़ब्त है, इन ऊँटों के दरमियान जो नकेल है उसकी वजह से है। अब पहले ऊँट की नकेल जो है वो उसके जो लीडर है या जो फॉरवर्डर है, जो आगे चल रहा है, उसके हाथ में है। और इस कैमल या ऊँट की नकेल जो है सेकंड की, वो जो पहला है उसके साथ बंधी हुई है, और यूं उसकी जो अटैचमेंट है वो पिछले ऊँट के साथ है, और इसकी अटैचमेंट इससे पिछले के साथ है। हाँ, लास्ट जो कैमल है उसकी अटैचमेंट फर्दर आगे किसी के साथ नहीं है। तो गोया इस कारवां को आप यूं कह सकते हैं कि इसमें मल्टीपल कैमल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू रोप्स। अब ये जो रोप है, इन दोनों, हर दो ऊँट के दरमियान एक कनेक्शन का काम दे रही है। इस तरह से पूरा एक कारवां बनता है, और एक तरतीब से एक लाइन में ये कारवां चलता रहता है। गोया एक जंजीर की मानद, जिसमें मुख्तलिफ कड़ियां हैं और हर कड़ी दूसरे के साथ बंधी हुई है, एक सीक्वेंस के साथ ये मुख्तलिफ जो उस जंजीर की कड़ियां हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कारवां हो या जंजीर की कड़ियां हों, उन सभी में एक दूसरे के साथ रबत जो है वो कॉमन है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारे पास डिफरेंट मेमोरी एलिमेंट्स हों और वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हों, तो इस तरह की जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगी वो लिंक्ड लिस्ट कहलाएगी। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी लिस्ट है जिसमें मल्टीपल आइटम्स हैं जो कि लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए, अगर एक नया ऊंट इस कारवां के साथ ऐड करना हो तो कहीं भी किया जा सकता है। सपोज एंड पे करना है तो आखिरी ऊंट की नकेल जो है उससे अगले ऊंट के साथ समहाउ बांध देनी है, अटैच कर देनी है, जिससे वो भी इसी कारवां का हिस्सा बन जाएगा। और अब अगर उस ऊंट को सबसे आगे रनर के तौर पे लेना है, या लीडर या फॉरवर्डर, जो सबसे फोरमोस्ट ऊंट है, उसके तौर पे अटैच करना है, तो और किसी ऊंट को नहीं डिस्टर्ब करना पड़ेगा। सिर्फ ये करना होगा कि उस ऊंट की रस्सी जो है वो इस जो कैरियर है इसके पास होगी, और इस ऊंट की रस्सी जो है पहले इसके पास थी, अब इसकी बजाय ये उस ऊंट के साथ बन जाएगी, और यूं वो भी इस कारवां का हिस्सा बन जाएगा। यकीनन आप समझदार हैं। तो अगर उस ऊंट को कहीं दरमियान में अटैच करना हो, तो मेरा ख्याल आपके लिए कोई
वो भी एक मुश्किल नहीं है उस चीज़ को समझना। जस्ट ये करना है कि जिस ऊंट के बाद उसको अटैच करना है, यहाँ पे जो कनेक्शन है वो चेंज करना है। उससे पिछले ऊंट का कनेक्शन अगर यहाँ दरमियान में कहीं उसको अटैच करना है तो जस्ट इस ऊंट का कनेक्शन इस ऊंट से खत्म करके उस नए ऊंट के साथ और उस नए ऊंट का कनेक्शन अब इस अगले ऊंट के साथ कर देना है, जिससे वो भी इसके दरमियान इसका हिस्सा बन जाएगा। यही एग्जाम्पल आप जंजीर की कड़ियों पे भी फिट कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि इसमें जो एडिशन है किसी नई आइटम की, वो ऊंट हो या जंजीर की कड़ी हो, वो इंतहाई फ्लेक्सिबल है और जहां मर्जी जहां चाहे आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसके रिवर्स अगर सोचें, अगर रिमूव करना हो किसी ऊंट को, इस ऊंट को निकालना है, तो सिंपली ये करना होगा कि इसकी रस्सी को काटें और इसकी जगह पे इस पिछले ऊंट की जो रस्सी है उसको कनेक्ट कर दें। तो इस तरह से ये ऊंट यहाँ से फ्री हो जाएगा और पिछला ऊंट जो उस कड़ी का हिस्सा बन जाएगा। सो एडिशन और रिमूवल जो है किसी भी आइटम की, किसी भी उसके मेंबर की, वो कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर है। यही इसका फीचर जो है वो उसको दूसरी जितनी भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी जिनमें अरे, स्टैक, क्यू था, उनसे इसे मुमताज़ करती है। और ऐसे सिनेरियोस में ये डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होती है जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इसी वजह से इसका साइज़ जो है इंतहाई फ्लेक्सिबल है और डायनामिक है। आप किसी भी टाइम उस साइज़ को चेंज कर सकते हैं, नया नोड रिमूव कर सकते हैं। लिंक लिस्ट के हर मेंबर को नोड कहते हैं। जैसे ये एक लिंक लिस्ट बन गई है ऊँटों की, तो हर ऊँट जो है एक नोड है। तो मेमोरी एलोकेशन जो है वो डायनामिक होती है। अभी मैं इसको आगे चल के समझाता हूँ कि किस तरह से। और मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है एफिशिएंट है, ये भी मैं आगे चल के प्रूव करता हूँ कि किस तरह से एफिशिएंट है। इंसर्शन और रिमूवल इंतहाई ईजी है, ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद ट्रेवर्सल स्लो है। उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी भी ऊँट को या किसी भी मेंबर को सर्च करना चाहते हैं, तो अब आप इसको डायरेक्टली नहीं देख सकते या डायरेक्टली नहीं एक्सेस कर सकते। आपको उसको स्टार्ट से लेके उसको स्टार्ट से लेके पहले ऊँट, फिर दूसरे और फिर उस तक पहुँचेंगे, क्योंकि इस तक पहुँचने का और कोई रास्ता नहीं है और कोई ज़रिया नहीं है, इस तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। आपको पहले नोड से दूसरे नोड और दूसरे नोड से तीसरे तक यूँ ट्रैवल करते हुए उसे ढूँढना पड़ेगा। और चूँकि इसमें ये एक सीक्वेंस के साथ तो सर्चिंग हो रही है, बट शुरू से लेके वहाँ तक आना है, तो इसलिए ट्रेवर्सल जो है इसकी स्लो है। अब इसका ज़रा कंपैरिजन समझते हैं, फिर वापस इस स्लाइड पे दोबारा आएंगे। दूसरी जो हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ी उनके साथ। अरे, स्टैक और क्यू वो भी लीनियर अंदाज से मेमोरी एलिमेंट्स को अरेंज करती हैं। अब इस लीनियर अंदाज से क्या मुराद है कि जब आप किसी भी एलिमेंट को सर्च करना चाहें, तो आप अगर पहले एलिमेंट से शुरू हो तो वन गो में यानी सिंगल गो में आप उस एलिमेंट तक पहुंच सके। आप अरे की मिसाल लो, स्टैक की लो, क्यू की लो, उन सभी में ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर पाया जाता है, एक सीक्वेंस के साथ होते हैं ये एलिमेंट्स। अगर आप अरे, चलें पहले अरे कंसिडर करते हैं। ये जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। अब अगर आप इस एलिमेंट तक पहुंचते हैं, सर्च करते हैं, आप एक लूप लगाते हैं, उसमें इसका इंडेक्स, उसके बाद इसका इंडेक्स, फिर इसका इंडेक्स, इसका, इसका और इसका, और यूं आप एक तरतीब से एक जैसे लाइन में चलते हुए इस एलिमेंट तक पहुंच जाते हैं। सो सिंगल गो में आपको को बार बार घूमना नहीं पड़ता। तो इस तरह से जो एक ट्रेवर्सल है,
ये लीनियर कहलाएगी। इसी वजह से ये अरे जो है एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाती है, क्योंकि इसमें ट्रेवर्सल लीनियर अंदाज में है। वजह यह है कि मेमोरी एलिमेंट्स एक साथ होते हैं और लीनियर अंदाज में ट्रेवर्सल पॉसिबल होती है। स्टैक स्टैक भी ऐसे ही है। गो उसका रीड और राइट एक एंड से है, बट अगर सपोज इस एंड से रीड राइट है, यानी दिस इज इट्स टॉप और फ्रंट एंड, और बाकी जो है फर्स्ट एलिमेंट जब आप पुश करेंगे यहाँ आएगा, फिर सेकंड करेंगे फर्स्ट यहाँ चला जाएगा, सेकंड यहाँ रहेगा, थर्ड अप करेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड और थर्ड, और यूं जो है यहाँ तक फिफ्थ एलिमेंट सिक्स आ गया। यहाँ सिक्स एलिमेंट पड़ा है, यहाँ फिफ्थ फोर्थ, यहाँ पे पहला एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब अगर आपको जो पहली दफा पुश किया गया था वो एलिमेंट ढूंढना है, उस तक पहुंचना है, यकीनन आप क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट पुश कर पॉप करते जाएंगे। यहाँ से पॉप किया, फिर इंडेक्स पॉइंटर यहाँ पे आ गया, स्टैक पॉइंटर, फिर ये पॉप किया, फिर स्टैक पॉइंटर यहाँ पे आ गया। ओके, इस तरह से स्टैक पॉइंटर एक लाइन में चलता हुआ यहाँ पहुंच गया। सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर आर सीक्वेंशियल स्टाइल, सीक्वेंस में एक के बाद दीगरे मेमोरी लोकेशंस को क्रॉस करते हुए आप यहाँ पहुंच गए। अगर आप क्यू की बात करें, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, तो वो भी ऐसे ही है। गो एक एंड फ्रंट से उसकी रिमूवल है, बैक एंड से उसकी इंसर्शन है। तो जिस एलिमेंट तक पहुंचना है आप उसको डी क्यू करते 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 मुतलका एलिमेंट तक एक लीनियर अंदाज से सीक्वेंस से पहले के बाद दूसरे एलिमेंट पे, फिर दूसरे से तीसरे पे, फिर चौथे पे, यूं मुख्तलिफ लोकेशंस पे आप ट्रेवर्सिंग करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। इसको आप सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ मेमोरी एलिमेंट्स भी कहेंगे और एक सिंगल लेवल भी कहेंगे कि सारे एलिमेंट्स एक ही लेवल पे हैं। बिल्कुल यही चीज लिंक लिस्ट में है। लिंक लिस्ट में नोड्स जो हैं गो एक साथ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस पे होना जरूरी नहीं है। इन तीनों में इन सेल्स का कंसेक्टिव होना जरूरी है। मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर्स ही ऐसी हैं कि इनमें मेमोरी एलिमेंट्स को कंसेक्टिव ही, जो कंपाइलर है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको कंसेक्टिवली लेता है। इकट्ठी मेमोरी लोकेशंस जो है वो स्पेसिफाई करता है। सपोज 6 मेमोरी लोकेशंस अगर अरे स्टैक या क्यू के लिए चाहिए तो मेमोरी में वहीं एलोकेट की जाएंगी जहां पे ये 6 की 6 मेमोरी लोकेशंस फ्री हैं, अवेलेबल हैं, इकट्ठी हैं। उनके जो एड्रेसेस हैं वो कंसेक्टिव हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6, उसमें कोई गैप नहीं है। लेकिन लिंक लिस्ट में ये चीज नहीं है। सपोज वो 6 मेमोरी लोकेशन अवेलेबल नहीं है इकट्ठी, तो अरे स्टैक या क्यू नहीं बन सकता। बट लिंक लिस्ट जो है इस कमी को दूर करती है और ऐसी जगहों पे भी लिंक लिस्ट जो है वो काम करती है जहां पे मेमोरी अवेलेबल जो है वो कम है। तो ये पहला मेमोरी एलिमेंट जो हो सकता है कि 0th लोकेशन पे हो, और सेकंड जो है वो हो सकता है 1 पे ना हो बल्कि किसी और लोकेशन पे हो उस मेमोरी के अंदर। इसको मैं यूं आपको दिखा सकता हूं। फिजिकली लिंक लिस्ट का वजूद जो है वो मेमोरी के अंदर यूं हो सकता है, दिस इज आर रैम, और रैम के अंदर ये मेमोरी सेल्स हैं। सारे मेमोरी सेल्स जो इसको रिक्वायर्ड हैं वो सारे कंसेक्टिव होना जरूरी नहीं है। फर्स्ट मेमोरी सेल जो है वो यहाँ पे है, इसका लिंक जो है आगे नेक्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है कि इसके साथ जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ये है। अब ये कंसेक्टिव भी हो सकता है और किसी और कहीं दूर लोकेशन, यानी इसके साथ यहाँ जो लोकेशन है ये किसी और के ज़ेरे इस्तेमाल है, ये और ज़ेरे इस्तेमाल है, ये उस रैम के अंदर कहीं किसी और चंक के अंदर, किसी और फ्रेगमेंट के अंदर ये स्पेस पड़ी है, और ये फर्दर इसका ताल्लुक जो है कहीं और किसी लोकेशन के साथ है। हाँ, इसके पास एड्रेस है कि मेरे बाद आने वाला ये एलिमेंट है, और इसके पास एड्रेस है कि मेरे बाद आने वाला ये एलिमेंट है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि लिंक लिस्ट और अरे स्टैक और क्यू के दरमियान बुनियादी डिफरेंस ये है कि गो लीनियरली ट्रेवर्सिंग होती है इन चारों में। आप लिंक लिस्ट में भी एक तरतीब के साथ
इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये, आप पहुंच जाते हैं लास्ट एलिमेंट में या किसी भी एलिमेंट पर। एक लीनियर ट्रेवर्सल ही है। लीनियर से मुराद ये कि पहले के बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे, तीसरे के बाद चौथे पे, आपको कोई एक राउंड ना लेना पड़े, कुछ सर्कुलर रेपिटेशन ना हो, बल्कि आप एक सिंगल गो में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये लिंक लिस्ट भी प्रॉपर्टी रखती है। इसी वजह से आप एक सीक्वेंशियल अंदाज से ट्रेवर्सिंग लिंक लिस्ट में भी करते हैं। बट डिफरेंस ये है कि अरे स्टैक और क्यू में मेमोरी सेल्स हमेशा कंसेक्टिव होते हैं, कंटिजियस होते हैं, एक साथ वहां पड़ी हुई लोकेशंस होती हैं। बट लिंक लिस्ट के सेल्स जो हैं वो नॉन कंटिजियस होते हैं, उनके सेल्स जो हैं उनका एक साथ एक जगह पे होना जरूरी नहीं है। अब इसी वजह से आप यकीनन अब समझ सकते हैं कि मेमोरी यूटिलाइजेशन किस में ज़्यादा अच्छी है। इनके केस में अगर मेमोरी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सपोज यहाँ पे 6 एलिमेंट्स चाहिए थे, बट इस लोकेशन पे 5 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, छठा नहीं है, तो इन तीनों में से कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एलोकेट नहीं कर पाएगा उसके लिए स्पेस। तो ज़ाहिर है ये 5 जो एलिमेंट्स हैं हो सकता है कि बेकार पड़े रहें और कहीं और से वो ढूंढेगा। हो सकता है 5 यहाँ पड़े हों, 2 यहाँ पे पड़े हों, टोटल 7 है मेमोरी लोकेशन सेल्स अवेलेबल हैं। बट ये यहाँ इन 7 लोकेशंस होने के बावजूद इनमें से कोई भी नहीं क्रिएट की जा सकती। सो उसकी जगह अगर लिंक लिस्ट को देखें आप, तो ये 5 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो लिंक लिस्ट इन डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद सेल्स को आपस में इंटरलिंक करके मेमोरी जो है वो यूटिलाइज कर सकता है। यही वजह है कि इसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो इन बाकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की निस्बत बहुत एफिशिएंट है और मेमोरी वेस्टेज जो है वो कम से कम है। तो यही एक नुमाया फीचर है जो बाकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से इसको मुमताज करती है। नो, अब आते हैं वापस इस स्लाइड पे। अब देखिएगा यहाँ पे जो लिंक लिस्ट की मैंने फीचर बताई कि लिंक लिस्ट जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और साथ ही ये नॉन कंटीजियस एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। यकीनन अब इस बात को आप समझ गए होंगे कि नॉन कंटीजियस से मुराद एक साथ इकट्ठे नहीं होना इनके लिए ज़रूरी, बल्कि वो डिफरेंट लोकेशंस पे रैम के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे ये एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं जो कि आपस में लिंक्ड होते हैं थ्रू सम पॉइंटर। और वो पॉइंटर जो है एक ऊंट के नकेल जैसा है जो कि अगले एलिमेंट के साथ उसको बांध के रखता है। जैसे अब अगर ये सिंपल से लिंक लिस्ट देखें तो इसमें पहला नोड जो है वो उसकी जो नकेल है, जो उसका पॉइंटर है, जो उसकी रस्सी है, वो इस हेड के पास है। इसको हेड कहा जा रहा है। ये खुद ऊंट नहीं है, याद रखें। ये तो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सिर्फ नकेल पकड़ने का काम करता है पहले ऊंट की, पहले नोड की। सो हेड जो है टिपिकली हम इसको कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एड्रेस स्टोर करता है इस नोड का, और जो चीज एड्रेस स्टोर करे उसे हम पॉइंटर कहते हैं। सो हेड इज जस्ट अ पॉइंटर, नथिंग एल्स। अब इस पॉइंटर के पास एरो डायरेक्शन यूं है, लेकिन एक्चुअली हेड इसको पॉइंट कर रहा है, तो एरो की डायरेक्शन जो उल्टी होनी चाहिए, जो अगली स्लाइड पे आप देखेंगे। हेड की जो डायरेक्शन है वो इसको पॉइंट कर रहा है फर्स्ट को, और इसके पास एड्रेस, यानी हेड के पास एड्रेस है फर्स्ट नोड का। ये देखें, हेड के पास एड्रेस है फर्स्ट नोड का, और फर्स्ट के पास एड्रेस है सेकंड नोड का, और ये फर्स्ट के पास एड्रेस है सेकंड नोड का, और सेकंड नोड के पास एड्रेस है थर्ड का, यानी सेकंड के पास थर्ड का, थर्ड के पास फोर्थ का। यानी हर नोड को पता है कि मेरे बाद आने वाला नोड कौन सा है। और आखिरी नोड चूंकि हमने ये भी बताना है कि ये लिस्ट एंड कहाँ पे हो रही है, तो उसका एड्रेस जो है हमने एम्प्टी कर दिया, मतलब कि नल है। नल आखिरी सेल को या आखिरी लोकेशन को पॉइंट करेगा कि इस नोड के बाद और कोई नोड नहीं है, अगर पॉइंटर नल हुआ तो गोया इस तरह से लिंक लिस्ट का हर नोड जो है, हर मेंबर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक हिस्से में उसका पेलोड होगा, ये उसका पेलोड है जो उस पे वजन है जिसके लिए वो इस्तेमाल हो रहा है।
ये उसका समझो कि पेलोड जिसको हम डेटा कह रहे हैं, और ये हिस्सा इसको पॉइंटिंग के लिए है, यानी पॉइंट करेगा, एड्रेस रखेगा कि मेरे बाद कौन सा नोड है। तो इस तरह से दो हिस्से हो गए हर नोड के, डेटा और उसका पॉइंटर सेक्शन। पॉइंटर सेक्शन को अक्सर लिटरेचर या टेक्स्ट में आपको नेक्स्ट भी मिलेगा, पॉइंटर्स भी उसके लिए वर्ड मिलेगा। गर्जे के वर्ड जो भी यूज़ हो, मुख्तलिफ ऑथर्स ने मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ किए हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक पॉइंटर ही होता है जिसके पास एड्रेस होता है अपने बाद में आने वाले नोड को, जिसको हम नेक्स्ट, यानी उसके बाद नेक्स्ट कौन सा नोड है उसका एड्रेस डिफाइन यूं करेंगे। लीनियर डेटा लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ इंटरलिंक नोड्स, यानी ये नोड्स जो आपस में इंटरलिंक होते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं कि साइज इसका फ्लेक्सिबल क्यों है। साइज फ्लेक्सिबल इसलिए कि अगर आपको ज़्यादा मेमोरी सेल्स चाहिए तो ऊँटों में एक नए ऊँट के इजाफे की तरह इसमें एक नया एलिमेंट आराम से ऐड हो सकता है। तो चूंकि रन टाइम पे ये होता है, एग्जीक्यूशन टाइम पे, इसलिए इनकी मेमोरी जो कि कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, उसके बरक्स इसकी मेमोरी जो है लिंक लिस्ट के नोड्स के लिए वो रन टाइम पे होती है, एग्जीक्यूशन टाइम पे। यही वजह है कि ये स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन नहीं होती इनकी तरह, बल्कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है रन टाइम पे। तो डायनामिक साइज है इसका, रन टाइम पे इजाफा हो सकता है, कमी हो सकती है। अगर 10 सेल्स पहले चाहिए अरे स्टैक क्यू को, वो 10 पहले से डिफाइन करने पड़ते हैं, फिक्स करने पड़ते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। अगर 10 पहले आपने लिए हैं तो वो 10 भी लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक एलिमेंट लें, उसके बाद जब ज़रूरत पड़े फिर दूसरा उसके साथ ऐड कर दे, दूसरे की जितनी मेमोरी चाहिए सिर्फ उतनी ही ऑपरेटिंग सिस्टम उसको स्पेसिफाई करेगा। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट नोड जब आएगा उस वक्त उसको ऑन, मतलब उस ऑन द अराइवल ऑफ नेक्स्ट नोड उतनी मेमोरी और ली जाएगी रैम के अंदर से और वो रिजर्व कर दी जाएगी। तो गोया इसका साइज जो है वो डायनेमिक है और फ्लेक्सिबल है, और इसमें मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो एफिशिएंट है। मेमोरी एलोकेशन डायनामिक की भी अब आपको समझ आ गई होगी, और ये बाकी चीज़ें यकीनन क्लियर हैं। अब इसके बाद कंपैरिजन भी हम देख चुके। नाउ की लिंक लिस्ट को अब कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। जैसे मैंने कहा कि मेमोरी जो है वो पहले से नहीं रिजर्व की जाती, क्योंकि डायनामिक है, ये गेस किया जाता है कि लिंक लिस्ट बहुत लंबी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है। सो इसलिए जब कोई नोड आएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी, तब उस नोड के मुताबिक जितनी उसको मेमोरी चाहिए उतनी उसको एलोकेट कर दी जाएगी। अब उस नोड का जो डेटा सेक्शन है, ये रहा नोड। अब इसका डेटा सेक्शन जो है उसके अंदर क्या होगा। सपोज मैं सिंपल सी एग्जांपल लूँ, जैसे आप सी या सी प्लस प्लस के अंदर स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, उसके अंदर आपने इंटीजर फ्लोट यूज़ किए, दो इंटीजर मार्क्स के लिए है और जो उसका ग्रेड है सपोज उसके लिए आपने करेक्टर जो है वो यूज़ किया। मार्क्स इतने हैं, ग्रेड ये है। अब मार्क्स के लिए आपने इंटीजर यूज़ किया और ग्रेड के लिए आपने करेक्टर यूज़ किया। अब एक इंटीजर है एक करेक्टर है, तो उसके लिए कितनी बाइट्स चाहिए, 4 इंटीजर के लिए, एक करेक्टर के लिए तो आपको 5 बाइट्स चाहिए। अच्छा, 5 बाइट्स तो हो गई इसके डेटा सेक्शन के लिए। अब पॉइंटर सेक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू आर्किटेक्चर हो सकता है 4 बाइट्स चाहिए हो, अगर 32 बिट का है और 16 बिट पॉइंटर यूज़ हो रहा है उसके लिए 2 बाइट्स चाहिए। तो गोया इस पूरे नोड के लिए टोटल 5 और 2 या 4 मैक्सिमम 9, और ऑपरेटिंग सिस्टम समझेगा कि मेरे आर्किटेक्चर कौन सी है जो मेरे अंडर यूज़ हो रही है। सो उसके मुताबिक टोटल उसके लिए मेमोरी जितनी चाहिए होगा, जब ये नोड आएगा वो इसके लिए क्रिएट करेगा। ओके, क्रिएट करने के बाद अब इसमें जो डेटा है, यानी ऊँट ने आया, उस पर एक आदमी बिठा दिया, जो इतना उसके ऊपर पे लोड हमने जो भी वजन लादना है वो हमने लोड कर दिया। ओके, डेटा ये जो नोड है अब ये लोड हो चुका कि इसके ऊपर डेटा जो है वो आ चुका है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इस चूंकि ये पहला नोड है, अब इस पहले नोड को हमने इसकी नकेल जो है किसी आदमी के हाथ में पकड़ानी है, यानी कोई ऐसा पॉइंटर होगा
जो पॉइंट करेगा, जिसके पास इसका एड्रेस होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंटर है और वो है हेड नोड। अब हेड जो है वो बजाते खुद एक कंप्लीट नोड नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंटिंग सेक्शन होता है, ये पॉइंटर सेक्शन होता है, डेटा सेक्शन नहीं होता। तो हेड के पास एड्रेस आ गया इसका। तो गोया हेड वो स्टार्टिंग पॉइंट है लिंक लिस्ट के अंदर, जो बताएगा कि लिंक लिस्ट का पहला नोड ये है, यहां से लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है। जैसे ट्रेन का इंजन जो है वो बता रहा है कि यहाँ से पहला जो है वो डब्बा स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगला काम किया हमने, ये भी बताना है कि इसके पीछे और तो कोई नहीं है नोड, अगर है तो कौन सा है। चूंकि ये फर्स्ट नोड है इसलिए इसके बाद चूंकि कोई और नोड नहीं है, लिहाजा इसके पॉइंटिंग सेक्शन में या पॉइंटर में हम नल रखवा देंगे। तो गोया ये एक ऐसी लिंक लिस्ट वजूद में आ गई जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। अब अगर हमने कोई और एलिमेंट ऐड करना है इसमें इसके बाद, तो फिर हम क्या करेंगे, एक नया नोड क्रिएट होगा बिल्कुल उसी तरह से। अब अब हम क्या करेंगे, देखें, अब जो नया एलिमेंट आया है, नाउ दिस इज द लास्ट वन। अब होगा क्या कि ये लास्ट है, तो इसके जो पॉइंटर सेक्शन में ये नल जो है ये इसके पॉइंटर सेक्शन में आना चाहिए, और इस नोड को इसके साथ हमने जोड़ना है। इस नोड के पास एड्रेस होना चाहिए कि मेरे बाद कौन सा है। पहले तो इसके पास नल था, दिस वाज द लास्ट वन, बट नाउ दिस इज नॉट द लास्ट वन इज दिस नोड। सो इस नोड के पॉइंटर सेक्शन में नल आएगा, यहां से रिमूव करके इसके पॉइंटर सेक्शन में नल रखवा दिया, और इस नोड के पॉइंटर सेक्शन में जो एड्रेस आएगा वो इस नोड का आएगा कि मेरे बाद आने वाला नोड ये है। सो इस तरह से एक नया नोड जो है उसके एंड पे क्रिएट होगा। अब इसी तरह से और नोड आएगा, फिर वो भी ऐड हो जाएगा, और नोड आते आते जितने भी नोड आएंगे वो सारे के सारे इस तरह से एक लिंक लिस्ट वजूद में आ जाएगी। और एक लिंक लिस्ट को ओवरऑल अगर एनालाइज करें तो इसके जो फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस होगा हेड के पास, और फर्स्ट के पास एड्रेस होगा सेकंड का, सेकंड के पास थर्ड का, और यूं अगर ये बढ़ती गई जो भी आखिरी नोड होगा उसके पॉइंटर सेक्शन में नल होगा। अब इसको ट्रेवर्स करें अगर, तो हमें स्टार्ट यानी इसको अगर सर्च करना है हमने कोई एलिमेंट को, ट्रेवर्सल होता है कि आप हर एलिमेंट को टच करते हुए एंड तक कैसे पहुंचेंगे। तो उसके लिए पहले हमें हेड से स्टार्ट लेना पड़ेगा, हेड के पास जो एड्रेस है वहां आना पड़ेगा, और जो इसके पास एड्रेस है फिर उससे अगले नोड पे, और फिर जो इसके पास एड्रेस है। इस तरह से एड्रेस को देखते हुए हम चलते चलते तब रुकेंगे जब हमारे पास एड्रेस में नल आ जाएगा। सो इस तरह से पूरी लिंक लिस्ट जो है वो ट्रेवर्स हो जाएगी। नाउ हम देखते हैं कि किसी भी जगह पे नोड इंसर्शन का मेथड या एल्गोरिदम क्या होगा। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पे आपको दो नोड ऐड करके दिखाए, पहले फर्स्ट नोड था, फिर उसके बाद फर्स्ट के बाद इत्तेफाक से वो सेकंड नोड लास्ट ही था। लेकिन अगर आप डीपली देखें तो किसी भी नोड की पोजीशंस तीन हो सकती हैं लिंक लिस्ट के अंदर ऐड होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ये लिंक लिस्ट अगर इधर मौजूद है तो वो इस फर्स्ट नोड से भी पहले यानी स्टार्ट में उसकी पोजीशन हो सकती है, और उसके बाद दूसरी उसकी सिचुएशन हो सकती है सिचुएशन कि वो एंड नोड के बाद यानी लास्ट के बाद, यानी वो लास्ट है स्टार्ट पे या एंड पे। दो सिचुएशन एक्सट्रीम्स हो गई। तीसरी सिचुएशन ये है कि वो कहीं मिडल में आ जाए, दरमियान में आ जाए। अब हम तीनों सिचुएशंस को अलग अलग जरा देखते हैं। अब अगर उसने स्टार्ट में आना है तो मैं उसको यूं केस में ले रहा हूं, इंसर्ट बिफोर फर्स्ट नोड, यानी पहले से जब पहले आएगा तो वही पहला नोड होगा जो नया नोड है। अब क्या करेंगे, एक नया नोड जो है वो क्रिएट करेंगे यहाँ पे। ओके, नया नोड क्रिएट हुआ जिस नोड ने इसके अंदर आके टच होना है। अब करेंगे क्या, हमें जो तरीकाकार अपनाना है उसके मुताबिक इसकी रबत को, इसके कनेक्शन को यहां से काट देना है। ओके, काट दिया।
अब एक चूंकि नया नोड आ चुका है, इस नोड के पास ये इसका पॉइंटर सेक्शन, ये उसका डेटा सेक्शन। अब इसका रबत इससे कटा और चूंकि ये अब उससे पहले आ रहा है, सो इसका एड्रेस जो है वो होना चाहिए हेड के पास, और इसके पास एड्रेस किसका होना चाहिए, वो होना चाहिए इस नोड का। और जब ये काम हम यानी एक लिंक को काटा तो इसमें हमें फिर दो लिंक सेट करने पड़ेंगे, यानी एक तो नया नोड जोड़ना पड़ेगा हेड के साथ, और नए नोड के बताना पड़ेगा कि जो अब पहले पहला नोड था 9 उसके बाद आने वाला नोड है, सो इसके पॉइंटर के पास अब इसका एड्रेस आएगा, यूं ये उसके दरमियान में ये घुस जाएगा। तो अब इसको जरा एल्गोरिथम में देख लेते हैं। क्रिएट न्यू नोड, नया नोड क्रिएट हुआ, उस नोड के डेटा सेक्शन में डेटा जो कमिंग आर्गुमेंट के तौर पे आ रहा है उसको मेथड को मिलेगा, वो उसको असाइन कर दिया, मतलब कि अब ये इसमें डेटा जो है वो आ गया। उसके बाद इस नोड के, ये नोड है, ये नोड यहाँ पे हमने डेटा जो है वो देना है। ओके, इसको लो फिल कर दिया कि ये इसका डेटा है, डेटा हो गया कि ये डेटा हमने फिल कर दिया। अब इस डेटा के बाद इसके पॉइंटर सेक्शन में हमने हेड, यहाँ पे उल्टा हो गया। ओके, अब हमने ये करना है कि इसके पॉइंटर में हेड असाइन करना है। अब हेड के अंदर पहले क्या था, हेड के अंदर पहले एड्रेस था इसका, यानी इसका एड्रेस था। अब वो जो एड्रेस है वो हमने यहां रखवाया है नोड के पॉइंटर सेक्शन में। जो पहले हेड के पास एड्रेस था, हेड के पास किसका एड्रेस था, इसका, अब वो हमने यहां रखवा दिया। सो नोड डॉट पॉइंटर उसको असाइन कर दिया हमने प्रीवियस हेड जो पहले हेड में पड़ा था, और हेड को अब अपडेट कर देना है क्योंकि वो एड्रेस हमने रखवा दिया है। हेड के पास अब एड्रेस किसका आ गया, नए नोड का। सो अब जो है हेड पॉइंट कर रहे हैं नए नोड को, और नया नोड पॉइंट कर रहा है प्रीवियस जो हेड में वैल्यूज थी और वो किसकी थी, वो इसकी थी। सो इस तरह से ये पॉइंट, ये जो नोड है वो इसके फर्स्ट पोजीशन पे ऐड हो गया। अब आते हैं कि अगर नोड लास्ट एलिमेंट के तौर पे आ रहा है तो फिर कैसे होगा। अगेन उसी तरह से हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, यहां से हमने कट लगाया। अब देखें इस एग्जाम्पल को, अब जरा आप कोशिश करते हैं कि पहले से जरा बेहतर अंदाज में आपको समझ आए। अब देखिए इसमें आप पहले तो इसमें डेटा फिल करेंगे। ओके, डेटा फिल हो गया कि इसमें जो भी हमने वैल्यूज रखनी है, जो भी इसके अंदर लोड करना है वो डेटा लोड हो गया। पहला काम किया क्रिएट नोड, और उसके बाद डेटा जो है इस नोड के डेटा सेक्शन में आ गया, ये दो स्टेप। उसके बाद हमने क्या करना है, अब इसके साथ लिंकिंग करनी है जो उसकी दोनों साइडों पर एलिमेंट्स को, इसके बाद कौन होगा और इससे पीछे कौन होगा। अब इससे पीछे जो है वो ये लास्ट नोड था जो कि ऑलरेडी नल को पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब नल को पॉइंट नहीं करेगा, अब इस एड्रेस इसको पॉइंट करेगा दूसरे को, इस नोड को। तो अब चूंकि ये नोड लास्ट बन रहा है, सो ये वाला जो लिंक हमने तोड़ा है इधर से ये आ जाएगा इसके पास। जरा बात को समझिएगा। अब मैंने यहां से कट लगाया, इसका एक हिस्सा इसके साथ बांध दिया, यानी अब नल जो है वो इस नोड के पॉइंटर सेक्शन में आ गया। सो ये तीसरा जो है पार्ट भी मुकम्मल हुआ, और ये वाला सिरा जो इधर बांध दिया, यानी अब इसको मैंने यहां बांध दिया। तो ये क्या है, एड्रेस ऑफ नोड, यानी इसका जो एड्रेस है वो इसके लास्ट के पॉइंटर सेक्शन में हमने असाइन कर दिया। ये जो हमने काम किया इसके साथ बांधने का, इस तरह से ये जो
नोड है वो उसके अंदर ऐड हो गया और ये फोर्थ पॉइंट जो ये भी मुकम्मल हो गया। अब आप देखेंगे आपको सिर्फ 4 स्टेप्स करने पड़ रहे हैं कोई भी नया एलिमेंट ऐड करने के लिए, शुरू में हो या आखिर में हो। पहले हमने नोड क्रिएट किया, फिर उस नोड के अंदर डेटा लोड किया, फिर उसके पॉइंटर्स को अपडेट करना है। जब हमने कट लगाया था तो ये हिस्सा इसके साथ बांध दिया और ये पिछला हिस्सा जो है वो इसके साथ बांध दिया, मतलब तो ये दो एक्स्ट्रा जो आपके पास स्टेप्स आएंगे वो पॉइंटर्स को अपग्रेड करने के हैं और बाकी दो काम सिंपल नोड क्रिएट करना है और नोड के अंदर डेटा फिल। असल इंपॉर्टेंट जो तरतीब है वो सिर्फ इनकी है। तो इसके बाद आगे चलते हैं और हम एक ज़रा दरमियान में कोई नोड जो है वो एंटर करने की कोशिश करते हैं। अगेन मैंने जैसे बताया कि हर नोड क्रिएट करने के लिए आपको टाइम एक जैसा लग रहा है, काम इतना ही करना पड़ रहा है, जस्ट 4 स्टेप्स। नोड क्रिएट किया, अब इस नोड को हमने यहाँ इस सपोज मिडल के बाद हमने इसको पॉइंट ऐड करना है। सो आप देखें इसको हमने चूंकि ऐड करना है इसको लगाया कट, ओके। तो पहले दो स्टेप तो वही हैं, सिंपल क्रिएट न्यू नोड, नोड क्रिएट हुआ, उसमें डाटा फिल किया, डाटा फिल करने के बाद अब हमने इसके पॉइंटर्स को अपग्रेड करना है। ये पहला सिरा इसके साथ बनेगा, यानी जो नोड का पॉइंटर है। अच्छा, अब यहाँ तरतीब जो है वो बहुत जरूरी है, याद रखें ये सिरा हमने पहले बांधना है, इसके साथ बताना है कि इस नोड के पॉइंटर में कौन सा है और इसके पास कौन सा एड्रेस है जो इसके पास था, इससे कबल जो इसके पास था वो ये एड्रेस थे ना, ये आपने इधर बांध देना है, यानी इधर से आपने ये इसके साथ अटैच कर दिया। यानी मिडल का जो पॉइंटर था ये दिस वाज आवर मिडल, इसको मैं मिडल कह रहा हूं, जिसके दरमियान में यानी कहीं दरमियानी नोड को आप उसके बाद जो है वो उसको कर रहे हैं, दिस इज आवर मिड नोड। इस मिड नोड के पॉइंटर में यानी इसके पास जो एड्रेस था वो अब आपने जो नया नोड है उसके पॉइंटर को असाइन कर दिया और नया नोड जो है इसका जो पॉइंटर है वो आप इसके पॉइंटर सेक्शन को अपडेट कर रहे हैं, यानी नए नोड का एड्रेस जो मिडल पॉइंटर नोड था, मिडल नोड का पॉइंटर उसमें असाइन करवा दिया और यूं ये जो नोड है उसके दरमियान अटैच हो गया। अब आपने देखा कि हम बड़ी आसानी के साथ जस्ट 4 स्टेप्स में चाहे वो जिस पोजीशन पे भी नोड ऐड करना हो आप आसानी के साथ नोड जो है ऐड कर सकते हैं। जबकि अगर आप रिकॉल करें अरे, स्टैक और क्यू में अगर वो ऑर्डर्ड हैं तो नया नोड या नया एलिमेंट उसमें ऐड करना इतना आसान नहीं होता था। अगर अरे ही की मिसाल लें, आप कोई दरमियान में एलिमेंट ऐड करते हैं तो उस दरमियान में एलिमेंट ऐड करने के लिए आपको रूम या स्पेस बनानी पड़ती है, क्योंकि वो कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन होते हैं। तो उस जिस जगह आप ऐड करेंगे उससे अगले जितने भी एलिमेंट्स हैं आप सभी को राइट शिफ्ट करेंगे, तभी वो रूम या स्पेस बनेगी। इसी तरह से क्यू और स्टैक को भी आप समझ सकते हैं। तो गोया उसमें नया एलिमेंट ऐड करना कॉस्टली होता था आपको। अगर वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे है, फर्स्ट एलिमेंट पे है, तो फिर जितने भी उसके बाद एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपको शिफ्ट राइट करने पड़ते हैं, जिससे उसका जो इंसर्शन प्रोसेस है वो बहुत कॉस्टली बन जाएगा। इसी तरह से डिलीशन प्रोसेस, अगर आपको डिलीट करते हैं तो उसके बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे आपको लेफ्ट शिफ्ट करने पड़ते थे, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। आपने देखा कि इस ऐड करते हुए हमें सिर्फ 2 बार पॉइंटर्स को जस्ट अपडेट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। सो एक तरह से एक कांस्टेंट टाइम में ये काम मुकम्मल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगर नया नोड कोई नोड सॉरी डिलीट करना है, नया नहीं कोई एग्जिस्टिंग नोड डिलीट करना है तो कैसे करना है। वेरी सिंपल, देखिए हम चाहते हैं सपोज कोई भी एलिमेंट यहां से आप डिलीट करें, मैं एक कर देता हूं बाकी आप समझें। तो सपोज ये वाला नोड जो है
इसको हम इसके बाद वाला नोड ये डिलीट करना चाह रहे हैं। दिस इज माई नोड टू डिलीट, इस नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। ओके, और दिस इज माई प्रीवियस नोड। प्रीवियस नोड क्यों जरूरी है? वजह यह है क्योंकि हमने लिंक करना है। जब ये रिमूव होगा, इधर से रिमूव होगा, तो फिर इसका लिंक जो है वो इसके साथ तो खत्म हो जाएगा, फिर लिंक इसका होना है इसके साथ। सो हमें इससे पिछला एलिमेंट जरूरी है वो हमारे लिए मालूम करना कि इस जो नोड डिलीट कर रहे हैं उससे प्रीवियस एलिमेंट कौन सा है। वो जो भी नोड होगा उसको हमने इसके पास जिसका एड्रेस है उसके साथ लिंक कर देना है। तो बस एक स्टेटमेंट, जस्ट एक स्टेटमेंट में डिलीशन हो जाएगी कि इसका जो एड्रेस है, इसके पास जो एड्रेस है वो आपने इसको दे देना है। जब इसके पास एड्रेस का आएगा मतलब क्या है कि ये चीज आपने उठाई, इसके दुम और इसको यहां लगा दी, तो अब डेफिनेटली ये रास्ते में खत्म हो गया, ये पॉइंटर तो अपडेट हो गया। सो अब इसका राब्ता जो है वो इसके साथ कनेक्शन हो गया, ये दरमियान में रिमूव हो गया। अब सिर्फ ये करेंगे कि जो नोड डिलीट करना है उसका पॉइंटर सेक्शन जो है वो असाइन कर देंगे उससे प्रीवियस नोड के पॉइंटर को। सो इस तरह से ऑटोमेटिकली ये डी लिंक हो जाएगा। डी लिंक होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दें, उसके साथ जस्ट उस सारे को नल कर दें और ये रिमूव हो जाएगा। ये एल्गोरिथमिकली यूं कहना ज़रूरी है कि डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि मेमोरी जो है वो जब वो रिमूव हो जाएगा, वो ख़त्म हो गया है, तो फिर वो बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फ्री हो जाए और वो दोबारा किसी और को एलोकेट करने के लिए फ्री स्पेस का हिस्सा बन जाए। सो आई थिंक कि लिंक लिस्ट के जितने रमूज़ व औक़ाफ़ थे मैंने कोशिश की कि एक आसान से अंदाज में आपको समझाऊं। कितनी समझ आई आप बेहतर जानते हैं। अगर क्लियर नहीं हुई तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर को आप दोबारा से फिर देखें। अगर फिर भी ना समझ आए दोबारा से फिर इसको सुनें, क्योंकि ये एक ऐसा बुनियादी कॉन्सेप्ट है इंसर्शन और नोड डिलीशन का। जितनी भी आगे कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स आ रही हैं नॉन लीनियर, उनमें इस कॉन्सेप्ट ने यूज होना है। सो काइंडली इसको आप अच्छी तरह क्लियर कर लीजिएगा। अब हम जरा इनकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिंक लिस्ट की क्या है। हमने देखा कि अगर किसी भी नोड को सर्च करना हो तो आपको फर्स्ट नोड से स्टार्ट करते हुए सारे नोड सर्च करने पड़ेंगे और एंड तक आप, अगर वो कहीं एक्सट्रीम पे पड़ा एंड पे, तो सारे के सारे नोड्स जो आपको सर्च करने पड़ेंगे। गोया वर्स्ट केस इसका जो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को सर्च करने की सूरत में आएगा, जिसको हम बिग ओ यानी ऑर्डर ऑफ एन कहेंगे, यानी जितने एलिमेंट्स हैं सभी सर्च करने पड़ेंगे। एवरेज भी यही है। इंसर्शन जो है वो कांस्टेंट टाइम में है, मतलब कि बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है, जस्ट 4 स्टेप मैंने आपको बताया, इसलिए ये कांस्टेंट टाइम लेगा ऑर्डर ऑफ 1। सॉरी। और डिलीशन जो है वो भी सेम इतना ही टाइम लेगा, यानी सिंपल यूनिट ऑफ टाइम। एवरेज केस भी यही है। हाँ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो जितने इसके नोड्स होंगे उतने उसको स्पेस सेल्स जो हैं वो मेमोरी सेल्स चाहिए। सो इस तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है उसकी वही है जितनी दूसरों की थी, ऑर्डर ऑफ एन, जितने एलिमेंट्स उतना उसका साइज। बट ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि एक्चुअली अरे, स्टैक और क्यू के लिए जितना साइज चाहिए, अगर तो वो सारी अरे फिल है तो सारे के सारे उसके सेल्स यूज हो रहे हैं, लेकिन अगर वो सारी यूज नहीं हो रही तो जितने एम्प्टी सेल्स रह गए हैं वो बेकार जा रहे हैं, जाया हो रहे हैं। इसमें लिंक लिस्ट के केस में वो एलिमेंट्स, वो मेमोरी जाया नहीं होती, उसको अलॉट या एलोकेट ही उतनी होती है जितनी उस नोड को चाहिए। चूंकि डायनामिक है इस लिहाज से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने में एक जैसी है, बट फिजिकली या एक्चुअली लिंक लिस्ट जो स्पेस है वो कम लेती है, मेमोरी एफिशिएंटली यूटिलाइज करती है। तो आई होप कि लिंक लिस्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। सुजेस्ट करूंगा कि इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह रिवाइज करें और कमिंग लेक्चर्स के लिए एक अच्छी फाउंडेशन या अच्छी बेस के साथ आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम
जो लिंक लिस्ट की दूसरी टाइप्स हैं, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये देखेंगे। और उसके बाद हम जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ग्राफ और ट्री, उस पर चले जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।